नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आप सबको आज इतिहास के बारे में बताऊंगा। इतिहास से बहुत से प्रश्न आते हैं। इतिहास से बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप अगर आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं या पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं या यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, ये ऐसी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। अगर आप सीटेट की भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर जूनियर की परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें ये सब प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये किस प्रकार का प्रश्न इस कोणार्क सूर्य के मंदिर से आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ ऐसा बताऊंगा कि आपको आने वाले समय में आपके किसी भी परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम एक एक चीज़ आपको बताते चल रहे हैं। तो ये है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और ये भारत का ही राज्य है। भारत का ही एक राज्य है और ये राज्य भारत के दक्षिणी में, भारत के दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, जो कि भारत के दक्षिण को जो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर ये प्रदेश स्थित है, उड़ीसा। और उड़ीसा के ही पुरी जिले में, उड़ीसा के ही पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, ये बहुत ही भव्य है दोस्तों। ये समुद्र के किनारे है। आने वाले समय में या प्राचीन काल में भी जब ये बना था, उस समय यूरोपीय जहाज के द्वारा जब बंगाल की खाड़ी से होकर के जाते थे, तो उनका नज़र जब इस पे पड़ता था सूर्य के मंदिर पर, कोणार्क सूर्य के मंदिर पर, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना सुंदर ये मंदिर है। उनको देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे काला सा बहुत भव्य मंदिर है। इसीलिए वो लोग इसको क्या कहते थे कि इसे कहते थे ब्लैक पैगोडा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में कभी आए कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा दोस्तों कोणार्क सूर्य के मंदिर को ही कहते हैं। ये यूरोपियों के द्वारा ये रखा गया एक नाम है। वो जब अपने जहाज से आते जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कोई भव्य है लेकिन काला सा दिखाई दे रहा है। काला इसलिए दिखाई देता था कि ये काले पत्थर का बना हुआ था। काले पत्थर के बने होने के कारण ये काला दिखाई देता था और ये लोग उसको ब्लैक पैगोडा कहते थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसको विस्तार से देखिए और लास्ट तक वीडियो से बने रहिएगा। हम आपको एक एक प्रश्न बताएंगे कि आप सुन करके भी हैरान हो जाएंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या क्लास में थे। तो आइए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। हम आपको पहले ये भी बता दें कि कहाँ पर है। ये भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा ही एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प है जिसे सन टेम्पल नाम से जाना जाता है। सन टेम्पल याद रखिएगा, सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सन टेम्पल किसे कहते हैं। ये 2011 में पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। आप चेक कर लीजिएगा 2011 का पेपर पीसीएस का, कि उस समय ये प्रश्न पूछा गया था, सन टेम्पल किस मंदिर को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सन टेम्पल एक कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। अब आगे हम आपको ये बता रहे हैं कोणार्क मंदिर का निर्माण। कोणार्क मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में 1250 ईस्वी में गंगवंशीय कलिंग द्वारा जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। ये मंदिर स्थापत्य का एक नमूना है। स्थापत्य का एक नमूना है जिसे 1200 शिल्पकारों ने मिल करके अपनी कला से 12 वर्ष में बना करके तैयार किया था। माने कि बनाया था 12 वर्ष में। ध्यान रखिएगा, कौशल से माने अपनी कलाओं के द्वारा इन्होंने तैयार किया था। 12 वर्ष में जब बन गया था तो ये जो कोणार्क इसका नाम रखा गया है। कोणार्क का नाम इसलिए रखा गया, कोणार्क को जो कोण होता है, कोणार्क कोण इसलिए कहा गया है कि एक
किसी भी एंगल से सूर्य का प्रकाश अगर आता है तो कोणीय अवस्था होने के कारण चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश इनके मंदिर के गर्भ तक प्रकाश पहुंचता था। मंदिर के गर्भ तक प्रकाश पहुंचता था। ये कोण और कोण आर्क, आर्क माने सूर्य देव, ये पर्यायवाची भी हो गया, आप ध्यान रखिएगा आर्क। तो ये सूर्य का प्रकाश मंदिर के ऊपर पड़ता था और कोणीय अवस्था में होने के कारण कोणीय अवस्था में होने के कारण सूर्य का प्रकाश ठीक मंदिर के बीचों बीच जहाँ पे प्रतिमा सूर्य की मूर्ति थी वहाँ पे पहुँचता था, और जिससे दिन भर माने कि जब तक दिन रहता था तब तक सूर्य का प्रकाश भगवान सूर्य के ऊपर जो उनकी मूर्ति थी उसके ऊपर पड़ती थी। तो इसीलिए इसका नाम कोणार्क रखा गया। अब कोणार्क का जो मंदिर है ये सूर्य की मंदिर है। सूर्य की प्रतिमा उसमें स्थापित की गई है, और एक नहीं दोस्तों कई मूर्ति है। ये हम आपको विस्तार से बताते जा रहे हैं, आप केवल ध्यान से सुनिएगा। फिर ध्यान रखिएगा, इसे कोणार्क और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसके मंदिर के बीचों बीच इसका प्रकाश पहुंचता है जहाँ पे भगवान सूर्य का मूर्ति है, और इसीलिए इसे कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, और इसीलिए इसको एंगल ऑफ सन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए का नोट, अब देखते हैं आज अगर भारत की भूमि पर हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि भारत के 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य का मंदिर जो है 10 रुपए के नोट के पीछे अंकित किया गया है। 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। और सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने इसे कोणार्क मंदिर को विश्व धरोहर स्थल को जो मान्यता दी है, तो एक प्रश्न इसके पहले पूछा जा चुका है 2016 में। 2016 आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, 2016 में ये परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस मंदिर को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल के रूप में कोणार्क सूर्य मंदिर को मान्यता दी गई है। और ये कब 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। और ये परीक्षा में पूछा भी गया था, पीसीएस की परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हो चुका है अब तक कि ये विश्व धरोहर स्थल जो मान्यता मिला है किस मंदिर को मिला है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। आइए हम आगे इसके और आपको बताते हैं, विस्तार से हम बताएंगे, केवल आप भी हमारी क्लास से बने रहिएगा। जो भी चीज़ें होंगी, जो जानकारियाँ होंगी, हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों ये मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ है। 3 मंडप, ये जो मंदिर है 3 मंडपों में बना हुआ है। 3 मंडप, ये 3 मंडपों में बना हुआ है। 3 मंडप, ध्यान रखिएगा, मंडप में बना। मंडप उसे कहते हैं जैसे शादी विवाह होता है, और शादी विवाह में आप मंडप बनाते हैं, और वो मंडप वही आकार सूर्य का जो कोणार्क मंदिर के ऊपर बना हुआ है वे ऐसा ही 3 मंडप में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे ये मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ है। इसमें से 2 मंडप जर्जर होकर के गिर गया है, ढह गया है। 2 मंडप ढह गया है। तीसरे मंडप में, जो तीसरा मंडप है, तीसरे मंडप में सूर्य की प्रतिमा रखी गई है। जो सूर्य की प्रतिमा तीसरे मंडप में रखी गई है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, भगवान की 3 प्रतिमाएं, भगवान सूर्य की 3 प्रतिमा यानी कि 3 मूर्ति तीसरे मंडप में रखी गई है। और वो इतना भव्य, इतना विशाल मूर्ति है कि उसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इतनी दूर से आते हैं। और इसकी कुछ खासियत भी है, इसकी
कुछ खासियत भी है। और खासियत कैसी है कि ये जो तीनों मूर्ति हैं, जो तीनों मूर्ति हैं, ये कैसे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। तीन मूर्ति, जो तीन मंडप है, हमने बताया कि दो मंडप पहले ढह चुका है पुराना होकर के, और कई लुटेरों ने आकर के यहाँ पर हमला किया और इस मंदिर को कई बार तोड़ दिया। अब केवल आपके सूर्य का जो मंदिर है, जिसे हम कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं, इस मंदिर का केवल एक भाग बचा हुआ है, यानी कि एक मंडप बचा हुआ है, और उसी मंडप में भगवान सूर्य की मूर्ति रखी गई है। ये सूर्य की मूर्ति कहा जाता है कि प्राचीन कहानियाँ बहुत इससे जुड़ी हुई हैं। वहाँ जब बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया, उड़ीसा में जब आक्रमण किया, तो आक्रमण करते समय उन्होंने पूरे मंदिर को तोड़ दिया, और वहाँ के जो रहने वाले थे, जो गांववासी थे, वे लोग अपने भगवान सूर्य की प्रतिमा को बचाने के लिए वहाँ मंदिर से उठा करके ले जा करके राजस्थान वहाँ से दोस्तों, उड़ीसा से जा करके राजस्थान के जो बालू होता है, रेता होता है, बालू का टीला, वहाँ पर उसको दफन कर दिया। भगवान सूर्य मंदिर के जो मूर्तियाँ हैं, उस मूर्ति को ले जा करके राजस्थान के रेतीले में, यानी कि बालू के टीले में उसको दफन कर दिया। जब लुटेरे चले गए तो भारत देश में उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसे ले जा करके नई दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया गया। दिल्ली के संग्रहालय में उसे रख दिया गया, और आज भी वो सुरक्षित है। उड़ीसा का जो मेन प्रतिमा होता है, जो मेन मूर्ति है सूर्य भगवान का, वो आज भी दिल्ली में है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर में मूर्ति है, वो ओरिजिनल यानी कि पहले वाली मूर्ति नहीं है, जिसे नरसिंह देव बर्मन ने उसे स्थापित किया था। वो तो लुटेरे आने के डर से वहाँ के जो पंडा होते हैं, वो लोग उसको उठा करके दफना दिए, और बाद में उसे दिल्ली के संग्रहालय में रखवा दिया गया। और यही ये मंदिर की बहुत सारी कहानियाँ हैं, कई दंत कहानियाँ भी हैं, लोक कथाएँ भी हैं। हम आपको एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखते जाइए। इसलिए देखते जाइएगा कि आपको आने वाले समय में और भी काम आ सकता है, और भी कार्य आ सकता है कि कहीं परीक्षा में पूछ दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सबसे पहले आप ये देखिए कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश सूर्य भगवान की मूर्ति पर जब पड़ता है, तो पहली मूर्ति जो बाल्यावस्था में होती है, जो बाल्यावस्था में सूर्य की प्रतिमा है, उसी के ऊपर पड़ती है, पहली मूर्ति पे, जिसे कहा जाता है कि सूर्य भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो उस पर उनका रोशनी पड़ता है, और उस बाल्यावस्था की मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट है। 8 फीट की वो मूर्ति बनी हुई है, बाल्यावस्था की है। और दूसरा, उसके बाद सूर्य का प्रकाश जब दूसरी मूर्ति पर पड़ता है तो वो मूर्ति युवा अवस्था है। सूर्य भगवान की जो युवावस्था की प्रतिमा बनाई गई है, उसके ऊपर पड़ती है, वो 9.5 फीट ऊंची है। दोस्तों, कितना आश्चर्य की बात है कि सूर्य का प्रकाश आता है तो क्यों न सारे मूर्तियों पर पड़े, लेकिन पड़ता नहीं है। ऐसे ढंग से बनाया गया है कि सूर्य का प्रकाश आएगा तो पहले बाल्यावस्था वाली मूर्ति पर पड़ेगा, फिर दूसरा युवावस्था वाले मूर्ति पर पड़ेगा, जो कि हमने बताया कि ये एक क्रमवाई कितनी ऊंचाई है। बाल्यावस्था की मूर्ति 8 फीट है और युवावस्था की मूर्ति 9.5 फीट है। फिर सूर्य का प्रकाश शाम के समय में सूर्य भगवान की तीसरी मूर्ति पर पड़ता है, जो प्रौढ़ावस्था के अनुसार बनाई गई है। सूर्य भगवान जब प्रौढ़ा हो चुके थे, उनकी उस आकार की प्रतिमा बनाई गई है, और इस शाम के टाइम उनके ऊपर जब उसका प्रकाश पड़ता है,
अस्त होते समय सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में बाल्यावस्था पे पड़ता है। युवावस्था में युवावस्था वाले मूर्ति के ऊपर दोपहर के समय में या मध्य दोपहर में और सूर्यास्त के समय में प्रौढ़ावस्था की मूर्ति पर उनका प्रकाश पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। और प्रौढ़ावस्था की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, कभी परीक्षा में पूछ दिया कि सूर्य भगवान की जो प्रौढ़ा वाली मूर्ति है उसके ऊपर प्रकाश शाम के टाइम ही क्यों पड़ता है, या बाल्यावस्था वाली मूर्ति पर सूर्योदय के समय पहली किरण ही पड़ती है, क्यों ना वो सूर्य की किरणें दूसरी पर पड़े, या युवावस्था वाले पे या प्रौढ़ावस्था वाले पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसे प्रचलित है। अब हम आपको और भी चीज़ बता रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर, कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर ध्यान से देखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर नटराज की एक मंदिर भी है। नटराज की एक मंदिर भी है जो कि ठीक सामने, प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही है। और इसके बाद नटराज मूर्ति सामने है और कोणार्क सूर्य मंदिर का जो गेट होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, जिसके द्वार से हम मंदिर के अंदर जाते हैं, उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो शेर हाथियों के ऊपर आक्रमण जैसी अवस्था में स्थापित किए गए हैं। क्या? दो शेर हाथियों पर आक्रमण जैसे करते हैं, उस प्रकार की अवस्था में वो बैठाए गए हैं, दिखाए गए हैं। और दोनों हाथी हैं, एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित की गई है। और ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हुई है। ये प्रतिमाएं जो भी है, जैसे शेर 2 हो गया, 2 मानव हो गया, 2 सामने आपका हाथी हो गया, तो सब मिलाकर के एक ही पत्थर की बनी हुई है। और ये पत्थर 28 टन की है। ये पत्थर ध्यान दीजिएगा, ये पत्थर 28 टन की है, जिसके ऊपर विशाल हाथी का चित्र, शेर का चित्र, 2 मनुष्य का चित्र बनाया गया है। और एक ही पत्थर में ये सब अंकित है। और ये सब ऐसे ढंग से बनाया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है कि 28 टन की और 8.4 फीट लंबी, 8.4 फीट लंबाई में वो पत्थर जो 28 टन की है, ये 8.4 फीट लंबी ऐसे इस प्रकार की 8.4 फीट लंबी है। और 4 दशमलव, ध्यान से देख लीजिएगा, 8.4 फीट लंबी है, 4.9 फीट, 4.9 फीट ये चौड़ी है। और ये लंबी है। ध्यान दीजिएगा, 8.4 फीट लंबी है, 4.9 फीट चौड़ी है। और ये लिखा गया है 28 टन की एक ही पत्थर है, 28 टन का एक ही पत्थर है। तथा ये जो पत्थर है, जिसके ऊपर हाथी और शेर, मानव, ये सब अंकित हैं, जो स्थापित किए गए हैं, इसकी ऊंचाई 9.2 फीट है। 9.2 फीट इसकी ऊंचाई है। 9.2 फीट इसकी ऊंचाई है। अब आगे मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 घोड़े बने हुए हैं। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं मंदिर के अंदर की बात है। मंदिर के अंदर का निर्माण है, ऐसे ऐसे स्थापना की गई है, इस प्रकार से बनाया गया है कि मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 घोड़े बने हुए, और वो घोड़े
जिसे उड़ीसा सरकार ने, घोड़े दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घोड़े कैसे बने हैं, काले पत्थर के बने हुए हैं। और मंदिर का स्थापना जो हुआ है, सभी मंदिर के एक एक भाग में काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। काले पत्थर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए वो ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 घोड़े जो बनाए गए हैं, ये भी पत्थर का ही स्थापना किया गया है। और भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। और उड़ीसा सरकार ने ही अपने राज्य चिन्ह के रूप में इसी 2 घोड़े को प्रयोग में ला रही है। ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा सरकार अपने, जैसे कि आपके भारत का राज्य चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है, उसी प्रकार से जो उड़ीसा का राज्य चिन्ह है, कोणार्क सूर्य के मंदिर की जो अंदर जो प्रतिमाएं हैं, जो शेर हैं, जो हाथी हैं, 2 घोड़े हैं, ये इन्हीं से उनका राज्य चिन्ह अंगीकार कर लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम आपको एक एक चीज़ ऐसा बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सन टेम्पल नाम से प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। सन टेम्पल नाम से प्रसिद्ध है, प्रश्न में ये पूछेगा कि सन टेम्पल नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो सन टेम्पल नाम से दोस्तों हम आपको शुरू में ही बताए थे कि सन टेम्पल नाम से एक ही मंदिर है जिसे कोणार्क सूर्य का मंदिर कहा जाता है। ये कोणार्क सूर्य का मंदिर ये अपने आप में इतना सुंदर है दोस्तों कि ये उड़ीसा सरकार उसके ऊपर हमेशा ध्यान बनाए रखती है कि इसको कोई क्षति न पहुँचे। और इस प्रकार से है, ये मंदिर इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे हमने आपको बताया कि सूर्य की किरणें मंदिर के ऊपर पहुँचती हैं तो हर एंगल से सूर्य की जो प्रकाश होता है उनकी मूर्ति के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए इसको कहा गया है कोणार्क माने कोणीय दूरी के अनुसार, और सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है। आर्क माने सूर्य होता है, तो इसीलिए इसका नाम कोणार्क सूर्य मंदिर रखा गया है। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींचते हैं। ये परीक्षा में 2017 में पूछा गया था कि मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींचते हैं। ये उसी आकार का बनाया गया है, मंदिर ऐसा ही बना है कि पूरा मंदिर ही एक रथ जैसा बना हुआ है, और रथ को कई घोड़े खींचते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आया था कि कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींचते हैं। तो 2017 में PCS लेवल पे परीक्षा में प्रश्न आया था। ये ध्यान रखिएगा, हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लाए हैं, इसको आप सिर्फ वीडियो से बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम आपको एक एक चीज़ का निराकरण करते जाएंगे। इसको हम कई किताबों के माध्यम से इसको हम तैयार किए हैं, इसमें कोई भी त्रुटियां आपको नहीं मिलेगी। तो मंदिर निर्माण में एक विशेषता यह भी है कि सूर्य की किरणें दिन भर विभिन्न कोणों से मंदिर के गर्भगृह में स्थिर सूर्य की प्रतिमा को स्पर्श करती थी, इसीलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा। यह मंदिर रथ के आकार का है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न कि यह मंदिर का आकार कैसा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस मंदिर का जो आकार है ये मंदिर रथ के आकार का है। ध्यान से हमारे क्लास को आप ध्यान दीजिएगा कि ये मंदिर का आकार रथ जैसा है। यह मंदिर का आकार रथ जैसा है, जैसे कि आप रथ देखे होंगे, महाभारत में देखे होंगे, रामायण में देखे होंगे, या आपके अभी 10 साल पहले भी आप देखे होंगे कि रोडों पे चलते थे, घोड़ा उसके आगे रहते हैं, उसके पीछे बनाया रहता है लकड़ी का, उसके ऊपर आदमी बैठते थे, वही आगे पीछे कहीं पर जाना है तो आपका जाते थे। तो रथ के आकार का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य का मंदिर रथ के आकार का मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो आकार, जब मंदिर रथ के आकार का है तो इसमें कितने घोड़े होंगे, इसमें कितना पहिया लगा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में।
इसमें 12 विशाल पहिया, 12 विशाल काय पहिया। पहिया माने जानते हैं जिसके ऊपर रथ के नीचे जो पहिया बना होता है और जिसके सहारे से रोडों पे चलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी किसके ऊपर चलती है? पहिए के ऊपर। तो उसी प्रकार से 12 विशाल काय पहिए को काट कर बनाए गए मानव पशुओं की आकृतियों का सजीव है। मानव, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हम बता रहे हैं मानव पशुओं की आकृतियों का सजीव है। ये आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा प्रश्न भी है और उसमें ऐसा ऐसा चित्र अंकित किया गया है, ऐसा चित्र भी अंकित किया गया है कि नृत्य करती अप्सराओं की अनेक मूर्तियां श्रृंगार रस से युक्त हैं। ये मंदिर 4 चांद लगा देता है अगर आप पास से देखेंगे। इतना सुंदर आपका पूरा मंदिर, कोणार्क सूर्य का मंदिर इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना मनभावन दृश्य है। और दूसरा, ये सागर के किनारे पर भी है, जो आप बंगाल की खाड़ी से देखेंगे तो वहाँ से भी दिखाई देता है, इतना सुंदर दिखाई देता है। और इसको क्या, इसमें और क्या क्या स्थापना की गई है, कैसे किया गया है? जैसे कि हमने बताया कि नृत्य करती अप्सराओं को भी उनकी अनेक प्रतिमा, अनेक मूर्तियां श्रृंगार रस से युक्त हैं। बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्ग से, बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्ग से जाने वाले यूरोपीय जहाजियों को भी यह विशाल मंदिर आकर्षित करता था। पहले के समय में जब गाड़ी, मोटर, जहाज, ट्रेन नहीं था, तब उस समय क्या करते थे कि यूरोपीय जो थे वो जहाज के द्वारा, पानी वाली जहाज के द्वारा ये बंगाल की खाड़ी मार्ग से जो आने जाने समय ये विशाल मंदिर उनको आकर्षित करता था। उन्होंने इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया था। इसीलिए ब्लैक पैगोडा कहते हैं कि दूर से दिखाई देता था। दूसरी बात, एक काला दिखाई देता था। तीसरी बात, ये बहुत सुंदर दिखाई देता था। इसीलिए यह इतना सुंदर दिखाई देता था, इसीलिए इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये नाम दिए थे कौन? ब्लैक पैगोडा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ब्लैक पैगोडा नाम किसने दिया, तो यूरोपियों ने दिया था। यूरोपियों ने इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया था और इसमें काले पत्थरों का उपयोग किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, दंत कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, जो इस कोणार्क सूर्य मंदिर से मेल खाती हैं। बहुत सारी कहानियां हैं और इसी प्रकार से इसमें आपका इतना जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये आपके लिए इतना बेहतरीन टॉपिक है। टॉपिक इसलिए बेहतरीन है कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न आते हैं। हम आपको बीच बीच में बताते चल रहे हैं कि कौन सा प्रश्न कैसा आता है, किस प्रकार का आता है। जैसे हम आपको ये भी बताए थे कि विश्व की धरोहर जो स्थल के रूप में किसे मान्यता दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व के धरोहर स्थल के रूप में कोणार्क सूर्य के मंदिर को मान्यता दी गई है। कब दिया गया है, ये हम आपको बताए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार कैसा है, जो हम आपको अभी बताए थे कि कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार कैसा है, रथ के आकार का है। कैसा आकार है? रथ के आकार का है। मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींचते हैं? मंदिर के रथ को 7 घोड़े खींचते थे। दोस्तों ये भी एक ऐसी बात है, 7 घोड़े खींचते थे, ऐसा पहले दिखाई दे रहा था। लेकिन वर्तमान में यह मंदिर अगर आप वर्तमान में देखेंगे, इस मंदिर का आकार जो रथ जैसा है, इसको 1 घोड़ा खींचता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो 7 घोड़े थे, 7 घोड़ों में 6 घोड़े जो थे पत्थर के बनाए हुए थे, काले पत्थर के बनाए हुए थे, वो टूट गए हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ये 6 घोड़ा टूट चुका है। 1 घोड़ा आपको दिखाई देगा अगर कभी आप जाएंगे
और अगर फोटो में कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो आपको पुरानी फोटो के अनुसार आप सातों घोड़ों को देख सकते हैं, लेकिन नए फोटो के अनुसार अगर अब 100-200 वर्ष के बीच में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ एक घोड़ा नजर आएगा। जो 6 घोड़े थे, ये घोड़े टूट चुके हैं विदेशी आक्रमणकारियों 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी तक यानी कि 1800 ईस्वी, 18वीं शताब्दी 1800 ईस्वी के बाद इसका महत्व कम हो गया है। महत्व इसका कम होने का बहुत कारण है। बारी बारी से अनेक आक्रमणकारी आए, यहाँ पर आक्रमण किए और उसको ध्वस्त करते गए। कितने बार इस मंदिर को तोड़ा गया है, तोड़ते तोड़ते यहाँ तक कि उसमें से मूर्ति भी गायब है। मूर्ति कहाँ पे है? नई दिल्ली, दिल्ली के संग्रहालय में ये मूर्ति अब भी मौजूद है। भारत सरकार सोच रही है कि इस मंदिर में जो कोणार्क सूर्य का मंदिर है, इस मंदिर में यह सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करवाया जाए। लेकिन दोस्तों इसके लिए उसको सबसे पहले निर्माण कराना पड़ेगा। जो टूट गया है उसको बनवाना पड़ेगा। पहले जैसा अगर बनवाएंगे तभी उसकी जो काबिलियत, जो उसका आज की प्रसिद्धियां है वो बरकरार रहेगी, नहीं तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम आपको और कुछ बता रहे हैं कि सन टेम्पल नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, सन टेम्पल नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी प्रसिद्ध है। और दूसरा अगला प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं कि विश्व धरोहर स्थल की मान्यता कब मिली? विश्व धरोहर स्थल की मान्यता कब मिली? इस प्रश्न का उत्तर आप लाइव कमेंट में कीजिए, जिससे कि हमको भी लगे कि हमने आपको जो बताया वो आपको अच्छा लगा। आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को किए हैं और जब भी क्लास किया करिए ज़रूरत की चीज़ें उसको नोट कर लिया करिए, क्योंकि हम इस क्लास को, जो भी क्लास हम आपको माने पढ़ाते हैं, उस क्लास को तैयार करने के लिए हम अलग अलग एनसीईआरटी की किताबों का प्रयोग करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, तब आपको बताते हैं, जिससे कि कोई भी प्रश्न इससे छूटने न पाए। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको अगले क्लास में हम आपको एक बात और बता दें, हमारी क्लास जो है एक सुबह 5 बजे लाइव होती है, जो उसमें सब्जेक्ट के अनुसार लाइव होता है। जैसे गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, ये सब। और हमारी एक क्लास रोज़ शाम 6 बजे लाइव की जाती है, उसमें सिर्फ जीके ही होता है। सिर्फ जीके, जनरल नॉलेज, जीएस, ये सब करेंट अफेयर वगैरह, ये सब चीज़ों का जो हमारी क्लास है सिर्फ 6 बजे चलती है। और सब्जेक्ट के अनुसार अगर पढ़ना है तो सुबह 5 बजे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आगे का क्लास हम आपके लिए बहुत ही दमदार ला रहे हैं, रानी रूपमती। रानी रूपमती हम आपके सामने लाने का मकसद ये है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की जब स्थापना हुई, भारत में मुग़ल साम्राज्य की जब स्थापना हुई, उस समय जो बाबर थे, बाबर यहाँ पर आकर के अपने मुसलमान धर्म का या मुस्लिम काल को यहाँ पे एक ऐसे अच्छे ढंग से स्थापना किया था। मुग़ल काल की स्थापना बाबर ने किया था। तो बाबर यहाँ पर आने के बाद बाबर का जो पुत्र हुआ, तो उनके वंश अभी 200 ईस्वी पहले तक उनके वंश चल रहे थे, यानी कि अंग्रेज के समय तक उनके वंश जीवित थे। और इसके बीच में जितना कार्य हुआ है, अकबर आपके भारत की भूमि पर ऐसा कार्य किए हैं, उनका नाम आदर से लिया जाता है। बहुत सारे कार्य किए हैं, इतने ज़्यादा कर थे, उनको समाप्त किए। और उन्होंने ऐसा ऐसा धर्म बनाया, एक धर्म बनाया था, उस धर्म में सबको उन्होंने कहा था कि सब लोग इसको धर्म को माने। अच्छी बात के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस धर्म में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, और अन्य धर्मों में आप जाएंगे तो आपको हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अकबर महान राजा थे। अकबर ने पहली लड़ाई मालवा जानते हैं?
आज के समय में मालवा कहते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में मालवा कहाँ से कहाँ तक है? ये इंदौर से लेकर के देवास को लेकर के फिर राजगढ़ जिला लेकर के ये सब मिला कर के मालवा कहा जाता था। तो मालवा का राजा बाज बहादुर था। मालवा का राजा बाज बहादुर था और बाज बहादुर की पत्नी थी रानी रूपमती, जो अकबर ने पहली लड़ाई में, भारत में राजा बनने के बाद पहली लड़ाई अकबर किससे किए थे? रानी रूपमती के पति बाज बहादुर से। और बाज बहादुर और रानी रूपमती से लड़ाई ये यहाँ से मध्य प्रदेश जाकर के, क्योंकि ये इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये कहानी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे और ये आपको इतना ज़्यादा प्रभावित करेगा ये कहानी रानी रूपमती की, आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। इस प्रकार हम आपको अगली क्लास रानी रूपमती के बारे में बताएंगे, जो बहुत सारे परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर महान का पहला युद्ध किस राजा से हुआ था। जो कि अकबर महान स्वयं युद्ध करने नहीं जाते थे, उनके सेनापति जाते थे, लेकिन किसके आदेश से? राजा के आदेश से, सुल्तान के आदेश से, बादशाह के आदेश से। इसीलिए कहा जाएगा कि पहली लड़ाई अकबर की राजा बाज बहादुर के साथ लड़ी गई। क्यों लड़ी गई? प्रश्न ये आता है, क्यों लड़ी गई और लड़ाई? इसके लिए हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे शाम 6 बजे। कल शाम 6 बजे आपको हम ऐसी बेहतरीन बातें बताएंगे कि आपको, अगर आप पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तब भी कहानी सुनने के लिए आप शाम को मोबाइल ले करके तैयार हो जाइएगा और अखिलेश एजुकेशन जौनपुर चैनल खोल दीजिएगा। और अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो सर्वप्रथम लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।